शक्ति 44वें स्तर तक पहुंच चुकी है। ये कौन है? क्या यही वो योद्धा है जिसकी बदौलत लाली मुझसे युद्ध रखने की इच्छा कर रही है? कनक ने कहा, युवा तुर्क, आप उसकी चिंता ना करें, मैं उसकी हत्या कर दूंगी। मनीषा ने कहा, तुम मत करना कनक, तुम्हें परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं ही उसे खत्म कर दूंगी। डीके मुस्कुराने लगा और कहा, तुम दोनों को झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 44वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति का स्वामी है। उसे खत्म करने के लिए मेरे पास रागा और बल्लू दो अच्छे विकल्प हैं, तुम दोनों परेशान ना हो। इसके बाद डीके ने कनक और मनीषा को वहां से जाने का इशारा किया। कुछ देर बाद दो योद्धा डीके के पास आए और प्रणाम किया। बाईं ओर खड़े योद्धा का नाम रागा था, जिसे पशुचारण समुदाय का सबसे बेहतरीन हत्यारा माना जाता था। उसके पास एक खास जादुई शक्ति थी जिसका इस्तेमाल करने के बाद कोई भी व्यक्ति सूक्ष्मता से अवलोकन करने के बाद ही उसका पता लगा सकता था। दाईं ओर जो व्यक्ति खड़ा था उसका नाम बिल्लू था। क्या बिल्लू और रागा अनीता और दक्ष की हत्या करने में कामयाब हो पाएंगे? दक्ष की तरह युवा तुर्क डीके भी अनीता और अनजान योद्धा की हत्या करने की योजना बना रहा था। इसके लिए उसने दो योद्धाओं को चुना था। थोड़ी देर बाद बल्लू और रागा नाम के दोनों योद्धा डीके के सामने खड़े थे। बाईं ओर खड़े योद्धा का नाम रागा था, जिसे पशुचारण समुदाय का सबसे बेहतरीन हत्यारा माना जाता था। उसके पास एक खास जादुई शक्ति थी जिसका इस्तेमाल करने के बाद कोई भी व्यक्ति सूक्ष्मता से अवलोकन करने के बाद ही उसका पता लगा सकता था। दाईं ओर जो व्यक्ति खड़ा था उसका नाम बिल्लू था। बिल्लू के पास भी खास शक्ति थी जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो धुंध में बदल जाता था और जमीन से 1 मीटर ऊपर तैरता रहता था। मनीषा ने बिल्लू और रागा को डीके के पास खड़ा देखा तो उसे राहत महसूस हुई। वो दोनों योद्धा 9वें स्तर के चक्रवर्ती योद्धा थे। उन दोनों की खास क्षमता और गुण की वजह से उन दोनों को खास तौर पर सम्मानित किया जाता था। यदि वो किसी भी युद्ध में चले जाएं तो युद्ध का परिणाम निश्चित हो जाता था। डीके ने उन दोनों को सारी बातें समझा दी, साथ ही खास हिदायत देते हुए कहा कि युद्ध के दौरान दोनों को खास सावधान रहने की जरूरत है। बिल्लू ने कहा, युवा तुर्क, आप निश्चिंत रहें, मेरी आध्यात्मिक शक्ति 44वें स्तर तक पहुंच चुकी है और मैं आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न योद्धाओं की कमजोरी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मैं या रागा उसे आसानी से मार सकते हैं। डीके ने कहा, मैं तुम दोनों को लाल महल इलाके में पहले भेजता हूं। वहां जाने का पहला उद्देश्य उस तथाकथित संरक्षक की हत्या करना है। उसके अलावा भी एक काम है जिसे निपटाने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है। डीके ने कनक को देखा और कहा, कनक, तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारे ऊपर पूरे मिशन की जिम्मेदारी है। कनक ने पूछा, आपका जो आदेश? वैसे मुझे किस उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए भेजा जा रहा है? डीके ने लंबी सांस ली और कनक को कुछ गुप्त बातें बताई और कहा, कनक, केवल इस काम को पूरा करने के दौरान उतावला होने की कोशिश ना करना। युवा तुर्क, मैं वचन देती हूँ कि मिशन पूरा जरूर होगा। कनक और रागा बिल्लू एक साथ हवा में उड़ गए और कुछ ही देर में वो तीनों गायब हो गए। डीके ने अपनी हथेली को रगड़ते हुए कहा, लाली, संरक्षक और वो तीसरा, 3 बड़े योद्धा लाल महल के इलाके में। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों उन तीनों को आसानी से खत्म कर देंगे। तभी मनीषा और डीके के कानों में गीत सुनाई दिया। किसी ग्रह की चाल है जो फेर कर मुंह को खड़े हो, जान लो कि जान की निज जान लेने पर अड़े हो। टूट कर बिखर जाऊं उससे पहले मान जाओ, मेरे हृदय की वेदना अपनी धड़कनों से जान जाओ। पास आओ मैं तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लूं, अश्रुओं का अर्घ देकर ओ प्रीतमा तुम्हें मना लूं। गीत भले ही सामान्य था लेकिन इस बार इतना मधुर था कि नाव पर बैठे सभी योद्धा मंत्रमुग्ध हो गए। डीके और मनीषा भी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के बीच बेहतर संबंध थे, इसलिए डीके अपनी भावना को काबू नहीं कर सका। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन है जो कितने सुंदर गीत गा रहा है? ऐसा लगता है जैसे उसकी प्रेमिका उससे नाराज हो गई हो और वो मनोहार गा रहा हो। डीके ने कहा, जो भी है उसकी आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय है। मनीषा के माथे पर पसीना छलकाया। उसने कहा, तब तो कोई ब्रह्मांड मंडल का योद्धा होगा, हमें उसके स्वागत के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, अन्यथा उसकी नाराजगी हम पर भारी पड़ सकती है। डीके ने नाव पर सवार सभी योद्धाओं को सतर्क रहने को कहा और खुद चारों तरफ देखने लगा। कुछ देर में उसकी नजर एक नाव पर पड़ी। नाव पर एक महिला दिखाई दे रही थी। उसने सफेद रंग की एक पोशाक पहन रखी थी, उसके बाल लंबे थे, उसके हाथ में एक सारंगी थी जिसे वो अपने गीत की धुन के साथ बजा रही थी। दूर से वो किसी परी की तरह लग रही थी। अचानक उस महिला की नजर डीके पर पड़ी तो उसने सारंगी बजाना बंद कर दिया और गौर से डीके को देखने लगी। महिला ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने सुना है कि कसाई समुदाय का एक योद्धा महान प्रतिभाशाली है। उसकी शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति उच्च स्तरीय है। क्या मैं उस योद्धा से मिल रही हूँ? यदि हाँ तो मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। डीके जानता था कि वो महिला उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है, इसलिए वो विनम्रता से पेश आया। डीके ने कहा, महोदया, आप जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हैं उसे आप अवश्य पूरा करें। महिला ने पूछा, यदि तुम कसाई समुदाय के मुख्य प्रबंधक यानी मालिक होते तो इसे कैसे नियंत्रित करते? सवाल सुनते ही डीके ने शायद अनुमान लगा लिया था कि वो महिला वास्तव में कौन है। तभी कसाई समुदाय के योद्धा ने डीके से कहा, वो नौटंकी कर रही है। यदि युवा तुर्क आज्ञा दें तो मैं उसे फौरन आपके सामने